दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका 28 जुलाई 2013 को जो पेपर हुआ था सी टेट का कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जूनियर स्तर की जो द्वितीय पाली में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन वीडियो होगा, अर्थात ये सॉल्व पेपर वीडियो होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी सी टेट की परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा ये समझने में कि आखिर में सी टेट 2011 से लेकर 2019 तक के जो परीक्षा हुई है उन परीक्षाओं में किस तरीके से सी टेट के जो प्रश्न पत्र हैं, जो पेपर हैं, उनमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस तरीके से हर साल बदलते जा रहे हैं और प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ये आप लोगों को लाभकारी साबित होगा ये वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप सी टेट, यूपी टेट और किसी भी राज्य की टेट परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको सी टेट प्राइमरी स्तर के, प्राथमिक स्तर के पूरे 2011 से लेकर 2019 तक के सारे पेपरों का हल करके सॉल्यूशन वीडियो बना करके अपलोड किया जा चुका है। यूपी टेट का 2011 से 2019 तक के प्राथमिक स्तर के सारे पेपरों का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया जा चुका है और यूपी टेट के 3 साल का जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का भी सॉल्व पेपर अपलोड किया जा चुका है और सी टेट का भी 4 साल का 2011, 15, 16, 14 ये 4 साल का सी टेट का भी 6 से 8 जूनियर लेवल का अपलोड किया जा चुका है। और आज आपका ये सी टेट 28 जुलाई 2013 कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जूनियर स्तर का पेपर आज का वीडियो होगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला पार्ट होता है, पहला भाग होता है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका 28 जुलाई 2013 सी टेट जूनियर स्तर की परीक्षा में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। पहला, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। दूसरा है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। तीसरा, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और चौथा, यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सही होगा? क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास गार्डनर द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत में गार्डनर ने स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी अर्थात सिंगुलर न होकर बहुकारकी होता है तथा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पहले नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। पहला, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चौमास्की के द्वारा कहा गया है। दूसरा, भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। तीसरा, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। चौथा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः विकल्प 4 के सही होने की संभावना सबसे कम है, इसलिए आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश 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 कहलाती हैं। पहला, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। दूसरा, जेंडर भूमिका दबाव। तीसरा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता और चौथा, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं, इसलिए आपका तीसरे नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। पहला, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं।
तीसरा, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। और चौथा, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो दोस्तों, चौथे नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिए गए सभी उपायों में से शिक्षिका द्वारा अपनी तथा शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान कर अधिगम कराना सर्वाधिक उचित होगा, क्योंकि इससे शिक्षार्थी किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन कर किसी समस्या के समाधान को आसानी से कर सकेंगे। इसलिए आपका चौथे नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। पहला, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। दूसरा, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तीसरा, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और चौथा, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो दोस्तों, पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त अन्य सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बार किए जाने वाले परीक्षण की बालक के अधिगम स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपका पांचवें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश 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 के समान है। पहला, सीखने का आकलन। दूसरा, सीखने के लिए आकलन। तीसरा, सीखने के रूप में आकलन। और चौथा, आकलन और सीखना। तो दोस्तों, छठवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सीखने के लिए आकलन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए आकलन कुछ ऐसा है जिसे निर्माणात्मक आकलन के रूप में देखा जाता है। अतः जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान होता है। इसलिए आपका छठवें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अंतरपरक अनुदेशन है। पहला, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। दूसरा, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तीसरा, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। चौथा, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो दोस्तों, सातवें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना अंतरपरक अनुदेशन कहलाता है। इसलिए आपका सातवें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। पहला, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। दूसरा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा, पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग। और चौथा, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आठवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी सांस्कृतिक भाषिक रूप से किस विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है अथवा नहीं, शिक्षक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करे। इसलिए आपका आठवें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश 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 के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला, शिक्षक की शिक्षण शैली। दूसरा, जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन। तीसरा, मंद बुद्धिता। चौथा, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो दोस्तों, 9वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिए गए सभी कारणों में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त अन्य सभी से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। पहला, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? दूसरा, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? तीसरा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? चौथा, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो दोस्तों, 10वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने तथा सभी शिक्षार्थियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है।
अतः एक समावेशी विद्यालय विशेष बालकों की बेहतर देखभाल करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करने पर बल नहीं देता है। इसलिए आपका 10वें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश 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 है। पहला अभिसारी चिंतक, दूसरा अपसारी चिंतक, तीसरा बहिर्मुखी, चौथा बहुत परिश्रमी। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प अर्थात प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों में सामान्यतः अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। इसलिए आपका 11वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र के सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश 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 में आते हैं। दोस्तों ये आप लोग चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र के अनुसार पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा जो विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में से इस चित्र को देखते हुए जो आपका सबसे सही और सटीक आंसर होगा वो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 अल्फा के बाद। क्यों? क्योंकि छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 3 अल्फा के बाद आते हैं। इसलिए आपका 12वें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। पहला, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश 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 होती है तब वे जल्दी डैश 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 करते हैं। तो दोस्तों पहला है कक्ष में उपयोगी विस्मरण, दूसरा केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, तीसरा सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण, चौथा वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। चूँकि दैनिक जीवन में उपयोगी गतिविधियां उनके पूर्वानुभव से संबंधित होती हैं, इसलिए बच्चे उन्हें सीखने में अधिक तत्परता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आपका 13वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सीबीएसई के शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। पहला, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। दूसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। तीसरा, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। और चौथा, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाएं शिक्षार्थियों में नकारात्मक संवेगों को जन्म दे सकती हैं, जिससे बचने के लिए सीबीएसई सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करता है। सामूहिक प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा अधिगम का सामान्यीकरण अधिक हो सकता है। इसलिए आपका 14वें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। पहला, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, दूसरा जेबी वाटसन, तीसरा एल्बर्ट बेंडूरा, चौथा जीन पियाजे। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प एल्बर्ट बेंडूरा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने पाया कि किशोरावस्था में किशोर को यदि आक्रामक व्यवहार को अक्सर प्रेक्षण करने का मौका मिलता है तो उसमें आक्रामक व्यवहार अधिक प्रबल पाया जाता है। अतः वह फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकते हैं। इसलिए आपका 15वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश 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 कहा जा सकता है। पहला, प्राथमिक अनुकरण, दूसरा गौण अनुकरण, तीसरा सामाजिक अधिगम, चौथा सामान्यीकरण। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सामाजिक अधिगम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैशन शो एक सामाजिक गतिविधि है जिसे देखकर शिक्षार्थी का अनुकरण करने की कोशिश करना एक प्रकार का सामाजिक अधिगम होगा। इसलिए आपका 16वें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को पहला, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। तीसरा, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। चौथा, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यदि शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत गलतियां कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अधिगम कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, अर्थात प्रबंधन व्यवस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करे। इसलिए आपका 17 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। पहला, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तीसरा, समर्थन प्राप्त करना। चौथा, विशिष्टताओं पर बल देना। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने के अतिरिक्त अन्य सभी तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। इसलिए आपका 18 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश 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 की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पहला, उपलब्धि लक्ष्यों। दूसरा, पाठचर्या संबंधी घोषणाओं। तीसरा, पठन कौशल। चौथा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लूम की टेक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इसलिए आपका चौथा विकल्प 19 नंबर के प्रश्न में राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः डैश 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 हैं। पहला, निपुणता निष्पादन उपेक्षा। दूसरा, निष्पादन उपेक्षा निपुणता। इसी प्रकार तीसरा चौथा विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अ अंग्रेजी विषय को भविष्य में सहायक के रूप में स्वीकार कर रुचि के साथ पढ़ता है, अतः उसका उद्देश्य अंग्रेजी में निपुणता प्राप्त करने का है। ब अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है, अतः उसका उद्देश्य अंग्रेजी में अच्छा निष्पादन करने का होगा। जबकि स अंग्रेजी केवल इसलिए पढ़ता है कि उसे केवल पास होना है, अतः उसका उद्देश्य निष्पादन उपेक्षा करना होगा। इसलिए आपका पहला जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश 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 थी। पहला, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। दूसरा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तीसरा, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। और चौथा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए, जबकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका कार्य उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन था। संभवतः यह उनकी आत्मसिद्धि की प्राप्ति की स्थिति थी। इसलिए आपका 21 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर पर प्रश्न है प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो दोस्तों पहला विकल्प है आपका आंशिक पुनर्बलन, दूसरा निरंतर पुनर्बलन, तीसरा दंड, चौथा मौखिक भर्त्सना। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है आंशिक पुनर्बलन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पुनर्बलन नियमित न होकर अनियमित रूप से प्रदान किया जाता है तो ऐसे पुनर्बलन को आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। इस प्रकार प्रदान किए जाने वाले पुनर्बलन के बाद किसी प्रतिक्रिया का विलोपन अधिक कठिनता से होता है। इसलिए आपका 22 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है डैश 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 के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। दूसरा, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। तीसरा, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। चौथा, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए आपका 23 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है निम्न में से किसका मिलान उचित है। पहला, शारीरिक विकास वातावरण, दूसरा संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, तीसरा सामाजिक विकास वातावरण और चौथा संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी बालक व्यक्ति का सामाजिक विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है। क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। समाज के वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। इसलिए आपका 24 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
25वां प्रश्न है डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। पहला, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। दूसरा, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। तीसरा, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। चौथा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उम्र साथियों के साथ किसी प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त अन्य सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा कक्ष में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। इसलिए आपका 25 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पहला, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा, पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। चौथा, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। इसलिए आपका 26 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप बदलता परिवेश बच्चों के विकास पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। यह देखने में आया है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में बच्चों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए आपका 26 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश डैश डैश। पहला, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। दूसरा, वैयक्तिक व्यक्तित्व का विकास। तीसरा, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। चौथा, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। इसमें सांस्कृतिक संचरण और वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए आपका 27 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है इसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश 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 की कठिनाई है। पहला, समायोजन। दूसरा, अहम केंद्रिता। तीसरा, विकेंद्रीकरण। चौथा, पलटावी। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। क्यों? क्योंकि बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस होगा इस अवधारणा के आधार पर अपना उत्तर दे रहे हैं, अतः उनको जूस तथा गिलास का विकेंद्रीकरण करने में कठिनाई आ रही है। इसलिए आपका 28 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर पर प्रश्न है कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला, परंपरागत। दूसरा, पश्चिम परंपरागत। तीसरा, पूर्व परंपरागत। और चौथा, परापरंपरागत। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है पश्चिम परंपरागत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिम परंपरागत जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, यह भी सैद्धांतिक स्तर के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं के परिप्रेक्ष्य में समाज के दृष्टिकोण को पूर्णता ले सकता है, अतः वे कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 29 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपका जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है पहला स्पीयरमैन का जी कारक। दूसरा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तीसरा, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत। चौथा, थरस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो तीसवें और बाल विकास के आखिरी प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संशोधित करता है उसे ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारिक के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसे अध्ययन बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए आपका 30 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से दूसरा भाग स्टार्ट होता है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं दूसरे भाग में सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के भाग को मैंने शामिल किया इस वीडियो में। तो दोस्तों आपका 31 नंबर पर प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश 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 के लिए प्रसिद्ध था। पहला, कपास। दूसरा, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर। तीसरा, चांदी एवं तांबा। और चौथा, कंबल। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंबल। क्योंकि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत
कंबल के लिए प्रसिद्ध था, इसे भिगिंसी कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 31 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर पर प्रश्न है एम्फोरा एक डैश 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 था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इटली का सिक्का, दूसरा लाल चमकदार बर्तन, तीसरा लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, चौथा छिद्रयुक्त बर्तन। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्फोरा एक प्रकार का जार था जो आकार में लंबा एवं इसके दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे, इसलिए आपका 32 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर पर प्रश्न है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश 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 के नाम से बुलाते थे। पहला काला जादू, दूसरा काला ताबीज, तीसरा काला पत्थर, चौथा काला सोना। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प काला सोना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी, इतना डिमांड था कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। लोग इसे यवन प्रिय के नाम से भी जानते थे, इसलिए आपका 33 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर पर प्रश्न है रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश 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 में हुआ था। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल, तीसरा मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। तो दोस्तों 34 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प मध्यकाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए आपका 34 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति पाया गया है। पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा फिरोज तुगलक। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है जिसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें उसकी विजयों तथा शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है, इसलिए आपका 35 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर पर प्रश्न है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। पहला जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, दूसरा राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, तीसरा हिरण का शिकार करने से पहले, चौथा पुत्र के जन्म के लिए। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या न हो। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग प्रथम ने अपनी राजधानी उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था, इसलिए आपका 36 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर पर प्रश्न है चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश 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 कहा जाता था। पहला ग्रामम, दूसरा श्रेणी, तीसरा नगरम, चौथा सभा। तो दोस्तों 37 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प नगरम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। श्रेणी व्यापारियों का संगठन था, सभा या महासभा ब्राह्मण अग्रहारों से संबंधित संघ था, ग्रामम गांवों की संख्या थी। तो दोस्तों इस प्रकार से 37 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प नगरम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर पर प्रश्न है नाथ साहित्य का संबंध है। पहला बंगाली से, दूसरा असमी से, तीसरा उड़िया से, चौथा मैथिली से। तो दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बंगाली से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी, इसलिए आपका 38 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर पर प्रश्न है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश 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 के रूप में जाना जाता है। पहला राम रहीम आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा खुदाई खिदमतगार आंदोलन, चौथा पख्तून आंदोलन। तो दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प खुदाई खिदमतगार आंदोलन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, इसलिए आपका 39 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर पर प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश 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 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। पहला 15 अगस्त 1930, दूसरा 26 जनवरी 1930, तीसरा 1 जनवरी 1930, चौथा 2 अक्टूबर 1930। तो दोस्तों 40 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प 26 जनवरी 1930 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। इसके पश्चात 26 जनवरी 1930 को प्रथम
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इसलिए आपका 40 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर पर प्रश्न है, बिग बियर एक उदाहरण है? पहला आकाशगंगा का, दूसरा नक्षत्र मंडल का, तीसरा तारा का, चौथा गैलेक्सी का। तो दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प नक्षत्र मंडल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बिग बियर नक्षत्र मंडल या कंस्टिलेशन का एक उदाहरण है। यह नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एक सिद्धांत है, इसलिए आपका 41 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर पर प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? पहला, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। दूसरा, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। तीसरा, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है। चौथा, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। तो दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष में घूमने में समान समय लगता है, इसलिए आपका 42 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर पर प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? पहला, पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, तीसरा पूर्व से पश्चिम की ओर, चौथा दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि लगभग 24 घंटे है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने एवं अपने अक्ष में घूमने में समान समय लगता है, जिससे उसका एक ही भाग दिखाई देता है, इसलिए आपका 43 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर पर प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार पहला बढ़ता जाता है, दूसरा घटता जाता है, तीसरा समान रहता है, चौथा पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। तो दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है समान रहता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है तथा प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए आपका 44 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर पर प्रश्न है, पृथ्वी दिन कहलाता है? पहला, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। दूसरा, ग्रीनविच का मानक समय। तीसरा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। चौथा, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो दोस्तों 45 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन द अर्थ डे कहलाता है। यह 24 घंटे के लगभग होता है, इसलिए आपका 45 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर पर प्रश्न है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। पहला कर्क रेखा पर, दूसरा विषुवत रेखा पर, तीसरा मकर रेखा पर, चौथा आर्कटिक वृत्त पर। तो दोस्तों 46 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प विषुवत रेखा पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। इसी कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए आपका 46 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर पर प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा, अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। तीसरा, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदूरित है। चौथा, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदूरित कटिफटी है। यह अनियमित एवं तंदूरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर पर प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला हिमालय, दूसरा रॉकी, तीसरा एंडीज, चौथा आल्प्स। तो दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, इसलिए आपका 48 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर पर प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। पहला मध्य प्रदेश में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, चौथा राजस्थान में। तो दोस्तों 49 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों, अरुणाचल को छोड़कर पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के पूर्व भाग तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, इसलिए आपका 49 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
50वां प्रश्न है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। पहला घाटी से मैदान की ओर, दूसरा स्थल से समुद्र की ओर, तीसरा समुद्र से स्थल की ओर, चौथा पठार से मैदान की ओर। तो दोस्तों 50 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसे स्थलीय समीर भी कहा जाता है, इसलिए आपका 50 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पहला ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए आपका 51 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? पहला गंगा नदी बेसिन, दूसरा नील नदी बेसिन, तीसरा मिसिसिपी नदी बेसिन, चौथा अमेजन नदी बेसिन। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प अमेजन नदी बेसिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 7 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसलिए आपका 52 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर पर प्रश्न है, मलोका क्या है? पहला एक जनजाति, दूसरा एक प्रकार का घर, तीसरा एक वन्य पशु, चौथा मलक्का का निवासी। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रकार का घर। क्यों? क्योंकि मलोका एक प्रकार का घर है। इस प्रकार के घर का प्रयोग कोलंबियन जनजाति द्वारा किया जाता है, जो उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करते हैं, इसलिए आपका 53 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर पर प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश 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 कहलाता है। पहला संसाधन संरक्षण, दूसरा सतत पोषणी विकास, तीसरा संसाधन प्रबंधन, चौथा विकास प्रबंधन। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है संसाधन प्रबंधन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है, इसलिए आपका 54 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर पर प्रश्न है, रक्षक मेखला डैश 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 की एक विधि है। पहला जल संरक्षण, दूसरा मृदा निर्माण, तीसरा बागानी, चौथा मृदा संरक्षण। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है मृदा संरक्षण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा को संरक्षित करने हेतु बॉर्डर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, जिससे उनका बहाव नहीं होता है, इसलिए आपका 55 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर पर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश 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 पूरा स्थल है। पहला पूरा पाषाणिक, दूसरा नौपाषाणिक, तीसरा महापाषाणिक, चौथा सूक्ष्म पाषाणिक। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प पूरा पाषाणिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राचीन ऐतिहासिक काल की चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपका 56 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर पर प्रश्न, ऋग्वेद काल में कौन कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? पहला रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, दूसरा अग्नि, इंद्र तथा सोम, तीसरा इंद्र, वरुण तथा रुद्र, चौथा अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प अग्नि, इंद्र तथा सोम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र तथा सोम प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250, अग्नि का 200 तथा सोम का 144 सूक्तों में उल्लेख मिलता है, इसलिए आपका 57 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर पर प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश 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 कहते हैं। पहला भारत आर्य, दूसरा भारत यूनान, तीसरा भारत यूरोप, चौथा भारत अरब। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प भारत आर्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत को भारत आर्य भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए आपका 58 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर पर प्रश्न है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? पहला इनाम गांव, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा मेहरगढ़, चौथा भीमबेटका। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प इनाम गांव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनाम गांव नामक ताम्रपाषाणी कालीन स्थलों से मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह स्थल महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए आपका 59 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प इनाम गांव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर पर प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पहला पिपासा, दूसरा तृष्णा, तीसरा तनहा, चौथा तीव्र इच्छा। तो दोस्तों 60 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प तृष्णा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं को तृष्णा बताया गया है। उनके अनुसार दुख उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अविद्या तथा तृष्णा है। तृष्णा से ही आसक्ति या रोग का
उद्भव होता है रूप, शब्द, गंध, रस आदि आसक्ति के कारण है। इसलिए आपका 60 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर पर प्रश्न है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से पहला इनकी बिक्री बढ़ जाती है, दूसरा बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, तीसरा उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, चौथा उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि उत्पादों की ब्रांडिंग करके बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से उसे अलग किया जाता है, इससे उसकी पहचान सुनिश्चित होती है। इसलिए आपका 61 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर पर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? पहला नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, दूसरा मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, तीसरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, चौथा संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करते समय जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। इसलिए आपका 62 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर पर प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? पहला एक भी नहीं, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 12। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा में कुल 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए आपका 63 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 64 नंबर पर प्रश्न है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? पहला दलीलों के आधार पर, दूसरा दिए गए शुल्क के आधार पर, तीसरा सबूतों के आधार पर, चौथा पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबूतों के आधार पर। क्योंकि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय सबूतों, साक्ष्यों के आधार पर देता है। इसलिए आपका 64 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? पहला वेंकटेश्वर पंथ, दूसरा जगन्नाथ पंथ, तीसरा विश्वनाथ पंथ, चौथा अमरनाथ पंथ। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जगन्नाथ पंथ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। यह भगवान शिव को पूजने वाला पंथ है जिनको जगन्नाथ का नाम दिया गया है। इससे तंत्र मंत्र, बलि आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए आपका 65 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर पर जो प्रश्न है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है? पहला स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, दूसरा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, तीसरा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, चौथा सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों से रोका जा सकता है। ये सभी बीमारियां दूषित जल के सेवन से ही होती हैं। इसलिए आपका 66 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर पर प्रश्न है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह पहला इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, दूसरा सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, तीसरा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए दलील दे, चौथा उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। तो दोस्तों 67 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की ओर ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। इसलिए आपका 67 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा टेलीविजन, चौथा सहपाठी। तो दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प टेलीविजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि टेलीविजन एक ऐसा कारक है जो विद्यार्थियों व किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। इससे समाज विज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न समाज विज्ञानियों की संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। इसलिए आपका 68 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? पहला सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, दूसरा नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, तीसरा रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यानों में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, चौथा ठीक ठाक योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। तो दोस्तों 69 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि नए विषयों पर सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना देना तथा उन विषयों पर पहले से कोई चर्चा न करना है। इसलिए आपका 69 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर पर प्रश्न है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? पहला गौण स्रोत, दूसरा प्राथमिक स्रोत, तीसरा वास्तविक बयान करने वाले, चौथा आंतरिक स्रोत। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है
बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। क्यों? क्योंकि चूंकि कारगिल युद्ध में शामिल सैनिकों से छात्रा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू लिया जा रहा है, इसलिए ये सैनिक प्राथमिक स्रोत का कार्य करेंगे। इसलिए आपका 70 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर पर प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पहला भूकंप, दूसरा भारत की प्रमुख फसलें, तीसरा भारत में पाए जाने वाले खनिज, चौथा पृथ्वी की संरचना। तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प भारत की प्रमुख फसलें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गहन अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त प्रकरण भारत की प्रमुख फसलें होगा, क्योंकि भारतीय फसलों की विविधता, क्षेत्र, तापमान, वर्षा आदि का विस्तृत अध्ययन इसमें किया जाता है। इसलिए आपका 71 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर पर प्रश्न है, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? पहला तर्कना, दूसरा मुक्त संगत, तीसरा आत्म केंद्रिता, चौथा सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा तर्कना। क्यों? क्योंकि वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना तर्कना रीजनिंग कहलाता है। इसलिए आपका 72 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर पर प्रश्न है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? पहला फ्लो चार्ट, दूसरा तुलनात्मक चार्ट, तीसरा समय रेखा चार्ट, चौथा वेन आरेख। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है तुलनात्मक चार्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका 73 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर पर प्रश्न, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा संश्लेषण। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अवबोध, क्योंकि शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य योजना में मौर्य वंश के पतन के कारणों के विषय में अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, तो यह विषय अवबोध में आएगा, अर्थात अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों की समझ या अवबोध का विस्तार होगा। इसलिए आपका 74 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से डैश 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 के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। पहला दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य, दूसरा विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, तीसरा किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, चौथा अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिए गए विकल्पों में से दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य सृजनात्मक चिंतन का अभिलक्षण नहीं है, शेष सभी इसके लक्षण है। इसलिए आपका 75 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर पर प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप पहला छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, दूसरा छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति को वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके, तीसरा इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी, चौथा कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगी। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल टावर लगाने के विषय में एक शिक्षिका होने के नाते छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन करने में सक्षम हो सके। इसलिए आपका 76 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर पर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? पहला इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, दूसरा इतिहास, भूगोल, राजनीति व अर्थशास्त्र, तीसरा पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, चौथा आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र और मूल्यपरक शिक्षा। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल शामिल है, इसलिए इनकी विषय वस्तु इन्हीं विषयों से ली जानी चाहिए। इसलिए आपका 77 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? पहला किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, दूसरा किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, तीसरा दो राजवंशों की तुलना करने में, चौथा प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने के संदर्भ में समय रेखा चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। इसलिए आपका 78 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर पर जो प्रश्न है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। पहला ज्ञान से, दूसरा समझ से, तीसरा अनुप्रयोग से, चौथा कौशल से। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प कौशल से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना कौशल से संबंधित है, इससे विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। इसलिए आपका 79 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा।
80 नंबर पर प्रश्न है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक पहला कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, दूसरा परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, तीसरा केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, चौथा कानून के प्रति डर पैदा करे। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय शिक्षक को चाहिए कि वो परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण देकर शिक्षार्थियों को उससे अवगत कराए, इसलिए आपका 80 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर पर प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। पहला, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, दूसरा प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना, तीसरा धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, चौथा माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक शिक्षिका कक्षा में तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वो विचारोत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाए, इसलिए आपका 81 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 नंबर पर प्रश्न है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि पहला, लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, दूसरा, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, तीसरा, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, चौथा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि संविधान पर चर्चा करते समय उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विषय में बताते हुए यह बताना चाहिए कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, इससे संविधान के प्रति छात्रों में जागरूकता बढ़ेगी, इसलिए आपका 82 नंबर के प्रश्न तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर पर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। पहला, समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, दूसरा, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, तीसरा, अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन, चौथा, शिक्षा उद्देश्य नई शिक्षण पद्धति और बोर्ड परीक्षा। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम प्रारंभिक तौर पर अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां रचनात्मक और संकलित आकलन पर आधारित होता है, ये इसके विभिन्न चरण हैं जिनके माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, इसलिए आपका 83 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर पर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि पहला, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, दूसरा, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, तीसरा, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, चौथा, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर उन्हें जागरूक बनाना होता है, इसलिए आपका 84 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर पर प्रश्न है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि पहला, वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करे, दूसरा, वे विवादित मुद्दों से दूर रहे, तीसरा, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, चौथा, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि विविधतापूर्ण समाज के अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों के विषय में अध्ययन सामग्री हो तथा उनसे उनका जुड़ाव हो, इसलिए आपका 85 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 86 नंबर पर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। पहला, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, दूसरा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, तीसरा, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, चौथा, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने की सामर्थ्य को बढ़ाना है, इसलिए आपका 86 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर पर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। पहला, अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, दूसरा, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, तीसरा, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर, चौथा, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि समान अधिकार तथा नस्ल भेदभाव को समाप्त करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन 1955 से लेकर के 1968 के बीच चलाया गया था, इसलिए आपका 87 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा।
88 नंबर पर प्रश्न है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? पहला, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। दूसरा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। तीसरा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और चौथा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका 88 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? पहला, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं। दूसरा, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। तीसरा, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। चौथा, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। यह वाक्य लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि लड़कियां घर के कामकाज के अलावा अन्य अनेक कार्य भी कर सकती हैं, जैसा कि वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। इसलिए आपका 89 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर पर आखिरी प्रश्नों का आपका सामाजिक अध्ययन में लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। दूसरा, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें। तीसरा, क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। चौथा, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं तथा उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं, इसलिए आपका 90 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा भाग है आपका हिंदी भाषा का, लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी। और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में आपका तीसरे भाग में 91 नंबर से लेकर के 99 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वे इस गद्यांश से होंगे। तो पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद से इस गद्यांश में से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आसानी से आंसर दे देंगे इसी गद्यांश में से छांट करके। दोस्तों गद्यांश में कह रहा है, किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़िभड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानें कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुसुप्त शक्तियों के लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये आपका काव्यांश था, गद्यांश था। और इस गद्यांश के ऊपर आपका 91 नंबर पर जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है हिंदी भाषा में, शिक्षा का अर्थ है पहला बच्चों को जानकारी देना, दूसरा बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, तीसरा बच्चों को शक्तिशाली बनाना, चौथा बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में यह दिया भी हुआ है कि शिक्षा से तात्पर्य है बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, इसलिए आपका 91 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार पहला सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, दूसरा बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, तीसरा सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, चौथा सभी बच्चों की शक्तियां सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेखक के अनुसार बच्चों में भिन्न भिन्न प्रतिभाएं छिपी होती हैं, इसलिए आपका 92 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर पर प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? पहला प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, दूसरा बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, तीसरा बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना और चौथा बच्चों को पढ़ाना। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्वप्रथम बच्चों की उन समस्त क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना आवश्यक है कि कौन कैसा है, इसलिए आपका 93 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर पर प्रश्न है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? पहला, हम सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, दूसरा सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, तीसरा शक्तियां सदैव सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं, चौथा पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गद्यांश में दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश में शिक्षा के सिद्धांत को पढ़े लिखे लोग अनपढ़ के रूप में बताया गया है, इसलिए आपका 94 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर पर प्रश्न है, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। पहला मैं, दूसरा हम, तीसरा तुम, चौथा वह। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम। क्यों? क्योंकि हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, इस वाक्य को पहचानने का
अर्थ है हम पहचाने, इसलिए आपका 95 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर पर प्रश्न है उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य है। पहला विधानवाचक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संदेहवाचक। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्नवाचक। क्यों? क्योंकि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है एक प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए तथा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, इसलिए आपका 96 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर पर प्रश्न है शरीर में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। पहला शारीरिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा शारीरिक, चौथा शारीरिक। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो आपका शरीर में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा शारीरिक, इसलिए आपका 97 नंबर प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर पर प्रश्न है लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, पहला दोनों समान है, दूसरा दोनों में मूलभूत अंतर होता है, तीसरा दोनों पर्यायवाची हैं, चौथा दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेखक के अनुसार शिक्षित होना और अशिक्षित होना दोनों में मूलभूत अंतर होता है, इसलिए आपका 98 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर पर प्रश्न है यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। पहला शिक्षित होना, दूसरा अशिक्षित होना, तीसरा साक्षर होना, चौथा निरक्षर होना। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अशिक्षित होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है अशिक्षित होना, इसलिए आपका 99 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 100 नंबर से लेकर के 105 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वो इस कविता से होंगे। तो पहले हम लोग इस कविता को पढ़ लेते हैं। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये कविता था। और अब दोस्तों इस कविता के ऊपर आपका 100 नंबर पर जो प्रश्न है, गिरे विचार से तात्पर्य है। पहला सभी प्रकार के विचार, दूसरा मिथ्या विचार, तीसरा सत्य और हित से परे विचार, चौथा उलझे विचार। तो दोस्तों 100 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिरे विचार से तात्पर्य है सत्य व हित से परे विचार, इसलिए आपका 100 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101 नंबर पर प्रश्न है नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वह पहला अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, दूसरा सुराज स्थापित करना चाहता था, तीसरा वज्र गिराना चाहता था, चौथा अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो दोस्तों 101 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वह स्वराज स्वशासन स्थापित करना चाहता था, इसलिए आपका 101 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 102 नंबर पर प्रश्न है दुराव शब्द से तात्पर्य है। पहला दुर्गम स्थल, दूसरा आवरण, तीसरा काठिन्य, चौथा बैर। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है बैर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुराव का अर्थ होता है बैर या दुश्मनी, इसलिए आपका 102 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 103 नंबर पर जो प्रश्न है जहाँ जहाँ शब्द है, पहला एकार्थी शब्द युग्म, दूसरा पुनरुक्त शब्द युग्म, तीसरा विपरीतार्थक शब्द युग्म और चौथा भिन्नार्थी शब्द युग्म। तो दोस्तों 103 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पुनरुक्त शब्द युग्म बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है, इसलिए आपका 103 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 104 नंबर पर जो प्रश्न है पाप शब्द का विलोम शब्द है। पहला प्रायश्चित, दूसरा अपाप, तीसरा पुण्य, चौथा निरपराध। तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प पुण्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है, इसलिए आपका 104 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 105 नंबर पर जो प्रश्न है नौजवान शहीद ने किससे नष्ट किया। पहला अहंकार को, दूसरा असत्य को, तीसरा अहंकार और सत्य को, चौथा अहंकार और असत्य को। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नौजवान शहीद ने अहंकार व असत्य को नष्ट किया है, जैसा कि कविता में दिया गया है, इसलिए आपका 105 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 106 नंबर पर जो प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे पहला प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, दूसरा उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, तीसरा विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, चौथा उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि उन्हें बच्चों को वे अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, इसलिए आपका 106 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर पर प्रश्न है प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। पहला बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, दूसरा बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, तीसरा बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, चौथा बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की भांति होता है, क्योंकि बच्चे जो भाषा अपने आप बोलते हैं उसे बड़े ठीक ठाक से नहीं समझ पाते, इसलिए आपका 107 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर पर प्रश्न है भाषा की कक्षा में कहानियाँ। पहला
मनोरंजन का साधन है। दूसरा पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। तीसरा विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। चौथा भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों 108 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा की कक्षा में कहानियां विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, इसलिए आपका 108 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 109 नंबर पर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। दूसरा, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तीसरा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। चौथा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों 109 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, इसलिए आपका 109 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 नंबर पर प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। दूसरा, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। तीसरा, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। चौथा, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो दोस्तों 110 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा कौशलों के संदर्भ में सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, यही विकल्प जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प। 111 नंबर पर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि पहला, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। दूसरा, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तीसरा, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। और चौथा, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो दोस्तों 111 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की साहित्यिक उद्देश्य विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं जैसे कहानी, कविता, संस्मरण, रेखाचित्र आदि की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना होता है, इसलिए आपका 111 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 112 नंबर पर जो प्रश्न है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है पहला, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। दूसरा, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। तीसरा, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। चौथा, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो दोस्तों 112 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य एवं संबंध स्थापित करते हुए कविता को समझने का अवसर देना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर पर प्रश्न है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। पहला, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। दूसरा, आंकड़ों को सहेज कर रखना। तीसरा, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। चौथा, आंकड़ों को पुनः परीक्षण करना। तो दोस्तों 113 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, इसलिए आपका 113 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 114 नंबर पर जो प्रश्न है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण पहला, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। दूसरा, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। तीसरा, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। और चौथा, व्यवहारिक नहीं है। तो दोस्तों 114 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण अनेक भाषाओं, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, इसलिए आपका 114 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर पर प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में पहला, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। दूसरा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तीसरा, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। चौथा, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों 115 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, इसलिए आपका 115 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 116 नंबर पर यह प्रश्न है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। पहला, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। दूसरा, श्रुत लेख। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। चौथा, इकाई परीक्षा लेना। तो दोस्तों 116 नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, इसलिए आपका 116 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। 117 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? पहला, विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। दूसरा, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। तीसरा, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चौथा, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधित अपना अनुभव लिखिए। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सर्वाधिक उचित प्रश्न लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली वर्षा का वर्णन अलग तरीके से किया है। आप वर्षा संबंधी अपना अनुभव अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात 117 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 118 नंबर पर प्रश्न है, चौमास्की के अनुसार डैश 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 के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। पहला भाषाई समाज, दूसरा भाषा अर्जन क्षमता, तीसरा भाषा आकलन क्षमता, चौथा व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। तो दोस्तों 118 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौमास्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, इसलिए आपका 118 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 119 नंबर पर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। पहला मानक भाषा पर बल, दूसरा समग्रतावादी दृष्टिकोण, तीसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार और चौथा वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो दोस्तों 119 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प समग्रतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा शिक्षण में समग्रतावादी दृष्टिकोण अनिवार्य है, इसलिए आपका 119 में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 120 नंबर पर हिंदी का आखिरी प्रश्न होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय पहला उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, दूसरा उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, तीसरा उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, चौथा उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों चौथा पार्ट है आपका अंग्रेजी भाषा का, यानी कि लैंग्वेज सेकंड। हमने इस वीडियो में इंग्लिश भाषा को लिया है, हो सकता है कि किसी का उर्दू हो, किसी का संस्कृत हो, तो दोस्तों आप लोग अपना देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने इंग्लिश भाषा को लैंग्वेज सेकंड के रूप में सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों इंग्लिश भाषा में आपका 121 से लेकर के 129 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके इस पैसेज से होंगे। तो हम लोग पहले पैसेज को प्रॉपरली रीड कर लेते हैं और पैसेज को पढ़ने के बाद से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आसानी से आंसर इसी पैसेज में से सर्च करके बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट हो रहा है, Raja Ravi Verma was the Indian king and painter whose paintings brought a momentum turn in Indian art. His work on great Indian epic Ramayana and Mahabharata brought the omnipresent deities to the surrounding of earthly world. This showed excellent fusion of Indian traditional art with European realism. These paintings influenced future generation artists and also influenced the literature and films. His representation of mythological characters has become a part of the Indian imagination of the classics. His style is criticized for being too gaudy and sentimental. Ravi Verma was born on 29th April 1848 in Killimanur Palace in Kerala. Ravi Verma was brought up in an environment of art and culture. At the age of 7, he started painting the figure of animals, act and scenes from daily life on the wall with charcoal. As he grew up, he was exposed to the famous painting of Italian painters. Here he was using indigenous paints made from leaves, flowers. He enhanced his creativity by listening to the music of veteran, watching Kathakali, a folk dance form, going through the manuscripts preserved in ancient families and listening to the artistic interpretation of the epics. Raja Ravi Verma is most remembered for his paintings of beautifully sari-clad women who were depicted as graceful and shapely. तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये आपका गद्यांश था, पैसेज था, जिसमें राजा रवि वर्मा के बारे में बताया गया है कि राजा रवि वर्मा जो केरल के एक राजा थे, जिन्होंने बहुत ही भारत में रामायण महाभारत की तरह से बहुत अच्छे इन्होंने पेंटिंग किया और बहुत अच्छे पेंटर थे और इनकी पेंटिंग बहुत महंगे रूपों में इनकी पेंटिंग को बेचा जाता था। तो दोस्तों ये राजा रवि वर्मा के बारे में बहुत ही अच्छा ये पैसेज है। तो हम लोगों ने पैसेज को पढ़ के समझ लिया है और पैसेज के ऊपर आपका 121 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश भाषा में, द थीम ऑफ रवि वर्मा फेमस पेंटिंग वेयर, फर्स्ट डेटीज, सेकंड एनिमल्स एंड हैबिटेट्स, थर्ड नेचुरल सीनरीज, फोर्थ फीमेल फिगर्स। तो दोस्तों 121 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन नेचुरल सीनरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज द मेन थीम ऑफ रवि वर्मा फेमस पेंटिंग वेयर नेचुरल सीनरी। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ही वाज स्पेशली एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट नेशनल म्यूजियम दैट क्यूरेट देम, सेकंड सर्टेन इंडिविजुअल्स, थर्ड फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम, फोर्थ हिज फैमिली मेंबर्स इन किल्ली मनूर। तो दोस्तों 122 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ही वाज एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन द पोजेशंस ऑफ फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 122 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके पैसेज में से दिए गए हैं और पैसेज में ये आंसर भी हैं।
123 नंबर पे जो क्वेश्चन है, एज ही मैच्योर्ड इन हिज क्राफ्ट रवि वर्मा स्किल्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट इटालियन आर्टिस्ट, सेकंड इंडियन सिनेमास, थर्ड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों 123 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पैसेज में दिया हुआ है राजा रवि वर्मा स्किल वेयर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन आर्टिस्ट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर पर जो क्वेश्चन है, हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गाउडी एंड सेंटिमेंटल, मीन्स दैट हिज वर्क वाज characterized by first pale color and sad atmosphere, second unrealistic image, third lacking intellectual and emotional depth, fourth strong colors and emotionally appealing। तो दोस्तों 124 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ है। इट मीन्स दैट हिज वर्क वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कलर एंड इमोशनली अपीलिंग। सो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 124 नंबर के क्वेश्चन में। 125 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इन द एक्सट्रैक्ट artist interpretation of the epics, means he was interested in first popular writing of his time, second unique rendering of old mythologies, third standard interpretation of the Indian epics, fourth unusual and rare myths found in legend। तो दोस्तों 125 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ है, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड माइथोलॉजिकल। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 126 नंबर पे क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ मिनिमाइज। तो दोस्तों फर्स्ट है इन्फ्लुएंस, सेकंड क्रिटिसाइज, थर्ड एक्सपोज, फोर्थ इनहेंस। तो दोस्तों 126 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन इनहेंस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका ये भी पैसेज में दिया हुआ है अपोजिट ऑफ मिनिमाइज इज इनहेंस, यानी कि आपका मिनिमाइज मतलब होता है कम करना और इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। दोस्तों 127 नंबर पे क्वेश्चन है, द आर्टिकल इज एन फर्स्ट फिक्शन, सेकंड एसे, थर्ड बायोग्राफी, फोर्थ ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों 127 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बायोग्राफी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका द आर्टिकल इज ए बायोग्राफी बिकॉज दिस पैसेज वाज क्लियरली डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ द इंडियन किंग राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये आपका बायोग्राफी है, इसमें राजा रवि वर्मा के बारे में बताया गया है, तो ये आपका एक बायोग्राफी होगा, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट एसोसिएशन विथ फर्स्ट स्कल्पचर, सेकंड पेंटिंग, थर्ड म्यूजिक, फोर्थ डांस कथकली। तो दोस्तों 128 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन पेंटिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज आपका ये भी पैसेज में दिया हुआ है द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट एसोसिएशन विद द पेंटिंग। सो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 128 नंबर के क्वेश्चन में। 129 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ए सिनोनिम फॉर ओमनी प्रेजेंट इज फर्स्ट कॉन्सिपिशियस, सेकंड यूनिवर्सल, थर्ड पार्टली इंडिविजुअल, फोर्थ मैग्निफिसेंट। तो दोस्तों 129 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन यूनिवर्सल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज सिनोनिम फॉर ओमनी प्रेजेंट इज यूनिवर्सल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 129 नंबर क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 130 से लेकर के 135 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इस पैसेज से होंगे, तो हम लोग इस पैसेज को पढ़ लेते हैं और उसके बाद से इसका जो आंसर होगा आसानी से इस पैसेज में से ढूंढ करके बता देंगे। तो दोस्तों पैसेज में कहा जा रहा है, द सीन प्रेजेंटेड बाई ए कम्युनिटी ऑफ बीज इज वेरी एटोनाइजिंग व्हेन वी बिकम एक्वाइंटेड विथ इट्स डिटेल्स। Each hive is a commonwealth of which the queen is nominally the head, receiving the greatest honor and care from her industrious subject. With a greater wisdom that can be claimed by men, these creatures allow no dispute about the succession to the throne and to induce them to injure each other, but they require the parties themselves individual to settle the quarrel between each other without prolonged interference with the duties of hive. Indeed, they may be said with the truth to have adopted the advice, let those who make the quarrel be the only ones to fight. Only one queen is permitted to hold office in the community at a time, but while her claims are undisputed, she is treated with singular respect and affection. Indeed, her present and the prospects of a future generation appear the chief motive of the insect to exert themselves। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये भी पैसेज था, और इस पैसेज के ऊपर आपका 130 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द राइटर ऑब्जर्वेशन बी सेटल द क्वारल बिटवीन ईच अदर विदाउट prolonged interference with the duties of the hive suggested that he she is first pointing a bee character, second observing the traits of worker bees, third appreciating the queen bee, fourth condemning the behavior of ill-tempered human being।
तो दोस्तों 130 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि आपका पैसेज में दिया हुआ है इट सजेस्टेड कंडेमनिंग द बिहेवियर ऑफ इल टेम्पर्ड ह्यूमन बीइंग। तो आपका 130 नंबर क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 131 नंबर पे जो क्वेश्चन है द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए फ्यूचर जनरेशन सजेस्ट दैट द राइटर इज डैश 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 इन हिज हर आउटलुक। फर्स्ट एम्बिवेलेंट, सेकंड नेशनलिस्टिक, थर्ड सिंपैथिक, फोर्थ एप्रिसिएटिव। तो दोस्तों 131 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन नेशनलिस्टिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आपका ये पैसेज में दिया हुआ है द राइटर इज नेशनलिस्टिक इन हिज आउटलुक। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर पे जो क्वेश्चन है द पार्टीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स, सेकंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इंडिविजुअल, फोर्थ बीज। तो दोस्तों 132 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन पार्टिसिपेंट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पार्टीज का मतलब आपका पार्टिसिपेंट से होता है, इसलिए आपका 132 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 133 नंबर पे जो क्वेश्चन है द क्वीन बी हैज ए पोजीशन विच गिव्स हर डैश 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 फ्रॉम हर सबऑर्डिनेट्स। फर्स्ट discreet but affection, second aggressive defensiveness, third exceptional reverence and devotion, fourth caring support and indulgence। तो दोस्तों 133 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेप्शनल रिवरेंस एंड डिवोशन, बिकॉज आपका ये पैसेज में ये भी दिया हुआ है द क्वीन बी हैज़ ए पोजीशन विच गिव्स हर एक्सेप्शनल रिवरेंस एंड डिवोशन। सो आपका 133 नंबर क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर पर जो क्वेश्चन है टू एक्सर्ट देमसेल्फ मीन्स द बीज आर फर्स्ट हैविंग इन्फ्लुएंस, सेकंड क्वाइट एग्रेसिव, थर्ड बिजी टॉयलिंग, फोर्थ वेरी एग्जॉस्टेड। तो दोस्तों 134 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बिजी टॉयलिंग, क्योंकि ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ है इट मीन्स दैट द बीज आर बिजी टॉयलिंग। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 134 नंबर के क्वेश्चन में। 135 नंबर पे जो क्वेश्चन है ईच हाइव इज ए कॉमनवेल्थ मीन्स द हाइव इज फर्स्ट ओवर क्राउडेड, सेकंड हैज ए क्वीन, थर्ड सेल्फ गवर्निंग, फोर्थ विदाउट ए लीडर। तो दोस्तों 135 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन सेल्फ गवर्निंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इट मीन्स दैट ईच हाइव इज ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ये भी आपका पैसे में दिया हुआ है, इसलिए आपका 135 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन सेल्फ गवर्निंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 136 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढ करके बताना है, सबसे सही विकल्प को चुन करके बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका 136 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंपाउंडिंग इज फर्स्ट स्ट्रिंगिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम अर्थ एंड क्वेक, सेकेंड रिमूविंग स्विमिंग एफिक्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड्स सच एज फॉर्मिंग एडिट फ्रॉम एडिटर, third joining parts of two or more older words such as forming smog which comes from smoke and fog, fourth forming new words from existing ones by adding affix to them like same plus less plus ness shamelessness। तो दोस्तों 136 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज कंपाउंडिंग इज द स्ट्रिंगिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम अर्थ एंड क्वेक। सो आपका 136 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 137 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन होंगे, अर्थात जो टोटल 14-15 क्वेश्चन हैं, ये आपके इंग्लिश पेडागोजी से हैं। तो दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश पेडागोजी आपका होता है अंग्रेजी शिक्षण विधि। तो दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी आपका अंग्रेजी शिक्षण विधि का ऑलरेडी 500 प्रश्नों का 5 वीडियो बना करके हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिससे कि आपका आसानी से CTET और UPTET की परीक्षा में आसानी से इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। आपका 137 नंबर पर जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट फर्स्ट स्टडी ए वेराइटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल्स एंड ड्रॉ ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन, second from their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences, third are facilitated by the teacher and use a variety of media to research and create their own theories, fourth construct their own learning aids thereby gaining hands on experience। तो दोस्तों 137 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दो एक्सपीरियंस। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर पर जो क्वेश्चन है ई लर्निंग रेफर्स टू फर्स्ट एक्विजन ऑफ द मदर टंग, सेकंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, फोर्थ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर फॉरेन लैंग्वेज। तो दोस्तों 138 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
क्यों सही होगा? बिकॉज ई लर्निंग रेफर्स टू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर पर जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर, फर्स्ट ब्रेक ब्रोक, सेकंड ट्रेन ट्रेनर, थर्ड वॉक वॉल्कड, फोर्थ हैप्पी हैप्पियर। तो दोस्तों 139 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन ब्रेक ब्रोक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज हियर इज द इरेगुलर वर्ब्स आर ब्रेक ब्रोक। 140 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज अराउंड, फर्स्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट, सेकंड टीचर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी, थर्ड कोर्स कंटेंट, फोर्थ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों 140 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोर्स कंटेंट, बिकॉज ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज अराउंड कोर्स कंटेंट। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर पर जो क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मीन्स डैश 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 असेसमेंट, फर्स्ट फॉर्मेटिव, सेकंड समेटिव, थर्ड फ्रीक्वेंट, फोर्थ अल्टरनेटिव। तो दोस्तों 141 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन समेटिव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मीन्स समेटिव असेसमेंट। सो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इन द वर्ड फ्लावर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज, फर्स्ट फ्लूअर, सेकंड फ्लेवर, थर्ड फ्लाउर, फोर्थ फ्लावर। तो दोस्तों 142 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन फ्लावर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज फ्लावर। सो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोनेटिक लैंग्वेज में। 143 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज, फर्स्ट नोट टेकिंग, सेकंड नोट मेकिंग, थर्ड पजलिंग आउट, फोर्थ एनालाइज। तो दोस्तों 143 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन जो है नोट मेकिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज ए नोट मेकिंग। सो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर पे जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आइटम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन टू चूज क्वेश्चंस, थर्ड सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, फोर्थ स्टेम एंड सेट ऑफ ऑप्शंस। तो दोस्तों 144 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन स्टेम एंड ए सेट ऑफ ऑप्शंस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर पे जो क्वेश्चन है, एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल स्टूडेंट टू डील इफेक्टिवली विथ एवरी डे डिमांड्स एंड चैलेंजेस आर, फर्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, सेकंड लर्निंग डोमेन्स, थर्ड लाइफ स्किल्स, फोर्थ लर्निंग मेथड। तो दोस्तों 145 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन लाइफ स्किल्स बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? बिकॉज लाइफ स्किल इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ए सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ ए डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विथ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया इज, फर्स्ट एन एसे, सेकंड ए पोएम, थर्ड ए पैराग्राफ, फोर्थ ए स्टेटमेंट। तो दोस्तों 146 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन ए पैराग्राफ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज राइटिंग डील्स विथ ए पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया इन ए पैराग्राफ। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 147 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ए कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट आई हैव टू गो टू वर्क, सेकंड इफ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई, थर्ड शट द डोर, फोर्थ इट इज सनी डे इज इट नॉट इट। तो दोस्तों 147 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इफ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई इट इज कंडीशनल सेंटेंस। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर पे जो क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज विद इन एन इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट इंटरनेट, सेकंड इंट्रानेट, थर्ड टेलीफोन, फोर्थ ऑडियो वीडियो कैसेट। दोस्तों 148 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन इंटरनेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज सच ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज इंटरनेट। 149 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू लव द वर्ल्ड एंड द इमेजिन ए पीसफुल फ्यूचर एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट एंड इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू केयर फॉर अदर्स इज डैश 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 एजुकेशन, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड एकेडमिक, थर्ड वैल्यूज, फोर्थ वोकेशनल। तो दोस्तों 149 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन वैल्यूज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज द स्टूडेंट आर इनकरेज टू केयर फॉर अदर्स, दिस इज वैल्यू एजुकेशन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 149 नंबर के क्वेश्चन में। अब दोस्तों 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका 28 जुलाई 2013 पेपर सेकंड कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जूनियर स्तर की जो परीक्षा हुई थी द्वितीय पाली में 2013 में, उसमें जो आपका 150 नंबर पर जो आखिरी प्रश्न पूछा गया था इंग्लिश भाषा में, वो आपका a communication technique that requires the listener to feedback what they have heard in their own words to confirm the understanding of both parties is dash 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 listening,
फर्स्ट एक्टिव, सेकंड एप्रिसिएटिव, थर्ड इंफॉर्मेटिव, फोर्थ पैसिव। तो दोस्तों 150 नंबर के क्वेश्चन में आपका सबसे सही विकल्प होगा, सबसे राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन एक्टिव, बिकॉज ए कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर द लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हैव हियर्ड इन देयर ओन वर्ड्स टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज इज एक्टिव लर्निंग। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका CTET 28 जुलाई 2013 पेपर सेकंड जूनियर स्तर की जो परीक्षा हुई थी उसका सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर ऑल हिट एग्जाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको CTET प्राइमरी लेवल 2011 से लेकर 2019 तक के जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं का सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यूपी टेट के प्राइमरी लेवल के सारे जो पेपर हैं 2011 से 19 तक के उनके भी सारे सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और जूनियर लेवल के भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये हमारा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है और ये सॉल्यूशन वीडियो को देखने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को ये समझने में आसानी होगा कि आखिर में CTET 2011 से 19 तक के जो पेपर हुए हैं उनमें किस तरीके से हर साल प्रश्नों का जो स्तर है वो क्रमशः कठिन होता जा रहा है और प्रश्न बदलते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी सहायता हो जाएगी, उनकी भी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।